संबंधित अगर कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा ऑपरेट है और व्यक्ति को परेशानी है, तो वो वृंदावन की परिक्रमा के द्वारा, खाटू श्याम जी के दर्शन के द्वारा, एक ज्योतिषीय उपाय जो कि प्राकृतिक है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए उसके जीवन में मिलता है। अब इसमें जो मिसकंसेप्शन है उसमें है कि भी सभी लोग खाटू श्याम जा रहे हैं लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, और इसका सिर्फ रीज़न यही है कि जिसका राहु जिस राशि में प्लेसमेंट लेके बैठा हुआ है, जिस भाव में स्थापित है, उसी के अनुसार अगर उसकी इच्छा है और वो समय, क्योंकि ज्योतिष का अभिन्न अंग है देश काल परिस्थिति, अगर उसकी एक्टिवेशन है तो उसी रिजल्ट मिलता है। ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी है। जितना थोड़ा सा मैं जानता हूँ, हो सकता है आप मुझे ठीक भी करें, हमारे पौराणिक काल से एस्ट्रोलॉजी चल रही है जी, जिसमें ग्रहों की दशा और सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पंचांग देखे जाते हैं और सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके कुछ टाइम बाद शायद वास्तु वाली साइंस भी आई जिसमें सारे ग्रह के जो कोण है वो नापे और देखे जाते हैं। आजकल एक नई चीज भी आई है, न्यूमरोलॉजी जिसको कहते हैं, और बहुत सारे लोग अब फटाफट न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन रहे हैं और न्यूमरोलॉजी को 1 से लेके 9 तक नंबर तक डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके और नंबर गेम के हिसाब से आदमी समय में अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है को चलाया जा रहा है जी। लेकिन अगर हम बात करें तीनों की एक साथ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी की, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों को कैसे हम जोड़ सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज है जो एक्चुअली तीनों में अंतर साबित करती है? जी देखिए, वैदिक ज्योतिष सिस्टम में वास्तु और अंक शास्त्र, जिसे वर्तमान समय में न्यूमरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ही का महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। अगर कोई हिस्ट्री, इतिहास का विद्यार्थी है तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये लगभग 2000, 3000, 5000 वर्ष पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं। वहाँ पे भी वास्तु का जो प्रारूप है, उनका जो डिज़ाइन है वो प्रदर्शित होता है। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु वर्तमान समय में कहीं से प्रकट हुई है या किसी ने इसको अप्लाई किया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लगभग कुछ वर्ष पहले, 10-12 वर्ष पहले, तो वो वास्तु के काफ़ी अच्छे टीचर साबित हुए हैं। उन्होंने इस पे काफ़ी अच्छी रिसर्च की है। 10 दिशाओं, 16 डायरेक्शन जो जोन्स हैं, उनके रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी अच्छा लोगों को ज्ञान प्रदान किया है और वो चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य भी कर रही हैं। न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारी वैदिक सिस्टम से ही चली आ रही है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि पहले न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पंचांग से जोड़ा जाता था, हमारी तिथि से जोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वो सिर्फ कैलेंडर से जोड़कर प्रेडिक्ट किया गया है और इसी की वजह से बहुत सारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो मिसमैच होती हैं, फेल हो जाती हैं। वेदांत जी, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की सबसे पहले, क्योंकि अच्छा, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या कुंडली का जो मिलन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, जो कुंडली मिलान है वो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है वैदिक ज्योतिष का, अगर उसे करने वाला व्यक्ति सही हो, उसके तरीके सही हों। वर्तमान समय में जो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं कुंडली मिलान से संबंधित, उसका रीज़न है कि हम मेल और फीमेल चार्ट की कुंडली को एक एप्लीकेशन में डालते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है कि 36 में से 32 गुण मिल चुके हैं और ये जो शादी है, ये शादी का जो वर वधू का जोड़ा है, ये बिल्कुल स्वर्ग से बन के आया है, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी। और अधिकतर कई केसों में देखा गया है कि 6 महीने के भीतर भीतर वो डिवोर्स की परिस्थिति फेस करनी पड़ती है। कुंडली मिलान का जो कंसेप्ट है वो अगर पंचांग के अनुरूप कार्य करे तो वो 100% काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है।
पंचांग ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन वर्तमान समय में जो परेशानी है कि एस्ट्रोलॉजर उसका प्रयोग नहीं करते। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, होरा, चौगड़िया, ये बहुत ही अच्छा प्रारूप है एक व्यक्ति के जीवन को सही रूप से सुचारू करने के लिए। और ज्योतिष का जो कंसेप्ट है वो किसी के जीवन को सुगम बनाना है, सरल बनाना है, ना कि उसके अंदर डर पैदा करना। शनि की महादशा, राहु की टेढ़ी नजर, राहु केतु, ये चीज ऐसे बिगड़ जाएगी, ये सारी चीजें सिर्फ लोगों के अंदर भय पैदा करती हैं, कोई भी अच्छा सॉल्यूशन प्रदान नहीं करती। अभी क्योंकि हमने कुंडली मिलन और शादी का कितने गण मिल करके कितना अच्छा होना आपने अभी जैसा बताया, तो एक सवाल मेरे मन में आता है। मैं काफ़ी बार हमारे जो मित्र और भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे भी पूछता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा वेदांत जी, अगर हम बात हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की करते हैं तो उनकी तो शिक्षा भी गुरुकुल में हुई, उनका बचपन भी ऋषि मुनियों और संतों के साथ निकला। तो क्या जब उनकी शादी और विवाह की बात हुई होगी तो उनका पंचांग और उनकी कुंडली मिलन देखा गया होगा, नहीं देखा गया होगा? क्योंकि उनकी जो शादी है उसमें पहले तो 14 साल का जब वनवास हो जाता है तो माँ सीता भी रावण उनको हर करके ले जाते हैं और अलग हो जाती हैं, और जब वो वापस आती भी हैं लंका विजयी होकर के, जब भगवान श्री राम वापस आते हैं तो भी वो धरती में समा जाती हैं। तो वो जो उनका विवाह है वो भी राइट लेफ्ट हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कुंडली मिलान तब होता था या क्या चीज़ है? जी देखिए, धर्म एक बहुत ही बड़ा विषय है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसके बारे में बात बहुत ही कम शब्दों में करना पसंद करते हैं। रामायण के अंदर भगवान राम, उनके जो भाई हैं, अनुज हैं, और जो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो लोग हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में जानते हैं। और उस समय पे हजारों लाखों लोगों की जनसंख्या रही है, उनके विषय में हम नहीं जानते। लेकिन जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमारे लिए एक ईश्वर के या एक अच्छे सामाजिक प्रतिबिंब के तौर पर प्रदर्शित किए गए हैं, हम उनकी अच्छाई और बुराइयों को ही समझते हैं और उसी पर हम बात करना पसंद करते हैं। ये एक विषय है कि माँ सीता को त्रेता युग में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा। अब इससे भी थोड़ा सा पीछे अगर आप देखते हैं तो भगवान विष्णु नारायण रूप को एक ऋषि की पत्नी की हत्या के कारण एक श्राप दिया था ऋषि ने, जिसके अनुरूप उन्हें अपनी पत्नी वियोग को फेस करना था व्यक्तिगत जीवन में। त्रेता युग से जब द्वापर युग में हम जाते हैं तो भगवान कृष्ण की जो माता हैं उनको 14 वर्ष कारखाने में अपने भाई कंस के वहाँ बिताने पड़े। तो ये जो प्रारूप है, एक व्यक्ति का वरदान, दूसरे का श्राप, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये वेदों में ही मेंशन है हमारे कि एक जो घटना है वो वर्तमान की किसी घटना से जुड़ी हुई है। रावण को लोग दिल्ली एनसीआर में तो खासकर मतलब एक नेगेटिव छवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप अगर त्रेता से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान विष्णु के जो द्वारपालक हैं जय और विजय, सनद कुमार के द्वारा उन्हें श्राप दिया गया था, जिसी के कारण उन्होंने भगवान विष्णु के प्रकोप के भाजन बनने का प्रारब्ध चुना और उस व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने अपने पूरे कुटुंब के साथ फेस किया। अब सिर्फ ये कहना कि माँ सीता ने ये सारी परेशानियां झेली हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, आप देखिए प्रत्येक अवतार में कोई ना कोई श्राप और वरदान उनके जीवन की गाथा से जुड़ा हुआ है। ये चीजें सिंबॉलिक हैं। अब एक व्यक्ति परेशान है, हमारे पास आता है, चाहे वो मैरिज लाइफ में हो,
या व्यक्तिगत लाइफ में हो, और वो एक ज्योतिषीय व्यक्ति से आके एक उपाय की डिमांड करता है, तो सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ती हैं कि ये चीज़ हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, और प्रारब्ध के अनुरूप ही हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं और वो हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर एक व्यक्ति उस चीज़ को सब्र के अनुसार जोड़ता है तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें धीरे धीरे कम और ख़त्म हो जाती हैं। धर्म बहुत बड़ा विषय है, अगर आप उस पर चर्चा करें तो आज से 500 वर्ष के बाद जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा, ये हमारे वेदों के अनुसार ही पंचांग में मेंशन है, जुड़ा हुआ है। तो इतना रिसर्च या इतनी उम्र हमारी नहीं हुई हम अभी के हम धर्म के ऊपर इतने बड़े विषय को सही और गलत साबित कर सकें। कुंडली मिलान का जो मेन पर्पज है वर्तमान समय में, ये चीज़ें प्राचीन समय से भी कार्य कर रही हैं, ऐसा नहीं है आज से ही है। मेल और फीमेल, एक लड़का लड़की की कुंडली में कोई दोष है तो प्राचीन समय में क्या होता था कि लड़का या लड़की किसी भी एक पर्सन का नाम चेंज करा देते थे और उस नाम के अनुसार जो राशि जो नक्षत्र है वो दोष लगभग खत्म हो जाता था। आज भी हम उसी पद्धति को यूज करते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ये कुंडली मिलान में बिंदु वाली, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में जो प्रभाव है वो उसके पंचांग का है, उसकी लगन स्वामी का है, उसके नक्षत्र स्वामी का है, उन नंबर्स का नहीं है। अगर दो लोगों के विचार मिलते हैं तो उनका व्यक्तिगत जीवन अच्छा चलता है, और जो चीज़ें पैसे से या दबाव से खड़ी की जाती हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, शिक्षक और गुरु के बीच हो, एम्प्लॉय या बॉस के बीच हो, तो वो सारी चीज़ें ज्योतिष के एक प्रारूप में ही खड़ी हैं। वेदांत जी, मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप जानते हैं हमारे देश में आज एक भजन सम्राट की छवि में विख्यात एक भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल जी। वो जहाँ पर भी भजन संध्या करते हैं तो उस भजन संध्या में ना एक वाक्य ज़रूर आता है शुरू होने के 15-20 मिनट में ही, कि वो ये ज़रूर बोलते हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने इष्ट जो भी, जिसके जो भी इष्ट हैं उसकी पूजा करें, जो परिवार के इष्ट हैं अपनी कुल देवी की पूजा करें। ये देखेंगे तो अगर आपके माता पिता नहीं हैं, आपके पिताजी नहीं हैं और आप मंदिर जाते हैं, अपने धर्म के अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो देख करके खुश होंगे, और देख करके खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा मेरा पुत्र अच्छे काम कर रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा। और वो ये लाइन साथ बोलते हैं कि पितृदोष कुछ नहीं होता है। पितृदोष तो अपने आप ठीक हो गया कि जब एक पिता ने देखा मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, अपने इष्ट की पूजा कर रहा है, अपनी कुल देवी की पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है जहां मैं चाहता था उसको जाए, वो वो खुश होगा ही, हमारे पितृ तो हमसे नाराज होंगे नहीं। आपका एक ज्योतिष प्रैक्टिशनर अगर आप हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पितृदोष होता है, नहीं होता है, क्या होता है? और कन्हैया मित्तल जी अगर ऐसा कहते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मेरी जो ज्योतिष में महत्वपूर्ण रिसर्च स्टार्ट हुई है वो भगवत गीता से हुई है। जैसा मैंने बताया आपको, जो मुझे कॉलेज से प्राप्त हुई, मैंने उसे लगभग 23 बार रीड किया और वहाँ पर देवगण, पितृगण, मनुष्यगण, इन तीनों ही वाक्यों का वर्णन है। देवगण भी हैं, मनुष्यगण भी हैं और पितृगण भी हैं। और जो वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवताओं का निवास स्थान है, 33 कोटि देवता और 12 असुर, जिससे कि भूमि का निर्माण हुआ है और जो हमारे ग्रंथों में मेंशन है, उनका वर्णन भी भगवत गीता में है। अब जैसे आपने एक स्पेसिफिक सेलिब्रिटी का नाम लिया कि उन्होंने बोला ये सारी चीज़ें इस हिसाब से हैं, तो 12 राशियां होती हैं हमारी। एक घर में 10 सदस्य हैं और आप देखिए कि सभी की राशि अलग है, तो उनके विचार
भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। मिल सकता है। कुछ लोग आस्तिक होंगे, कुछ लोग नास्तिक होंगे, कुछ ईश्वर को मानेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घूमना फिरना पसंद करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पूजा अर्चना ज़्यादा करना पसंद करेंगे। तो हर किसी का जो वैचारिक मत है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि मेरी जन्म की जो लगन उदय हुई है मैं उसी के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन को जीऊंगा। मेरे जीवन में जो भी संघर्ष आएगा मैं उसे उसी के अनुसार फेस करूंगा। पितृदोष एक महत्वपूर्ण दोष है और 1000% कार्य करता है। ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सीखने के समय हमें कहानियों के तौर पर प्रचलित जो हमारी काफ़ी सारी छोटी छोटी कहानियां हैं सिंबॉलिक, उनसे काफ़ी मदद मिलती है। अब एक छोटी सी ऐसी कहानी है, काफ़ी प्राचीन है, कि एक गुरु जी थे और उनके एक मेल और एक फीमेल शिष्य थे। तो गुरु जी को जो भी दान मिलता, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, वो सभी उसे इकट्ठा कर लेते और वो उसे इकट्ठा कर रहे थे काफ़ी वर्षों से। और वो कहते थे उनसे कि भाई मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है और इसके बाद मेरा जीवन सफल होगा। एक समय के बाद वो जो उनके शिष्य और शिष्या हैं वो उस धन को लेकर वहाँ से चोरी कर कर भाग गए। नेक्स्ट जन्म में उनके पुत्र के रूप में गुरु जी का जन्म हुआ और एक उम्र के बाद लगभग 6-7 वर्ष के बाद गुरु जी बहुत बीमार पड़े और काफ़ी सारे इलाज के बाद गुरु जी सही नहीं हुए। तो लास्ट टाइम जो माता पिता थे वो काफ़ी हताश हुए कि भाई हमने अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी, लेकिन सभी वैद्यों को अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला और हमारा बच्चा हमारे हाथ से बाहर है। तो बच्चा मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि बेटे रो क्यों रहे हो, ये तो बदलाव है, जो तुमने मेरे साथ किया था मैं उसको बराबर करके जा रहा हूँ। ज्योतिष में यही कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है कि जब किसी मेल और फीमेल जातक की कुंडली में, दोनों की कुंडली में मकर राशि में गुरु बृहस्पति हो और यही योग सप्तमांश कुंडली में हो पंचम भाव में, तो चाइल्ड बर्थ का इशू 1000% होता है। 10-10, 12-12 वर्ष के बाद भी बच्चे नहीं हैं। और मेल चाइल्ड के केस में खासकर होता है कि व्यक्ति उसका सुख पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा प्रारूप भी है। ये सिर्फ एक जो कहानी है यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उन्होंने फिर उनसे माफ़ी मांगी, भाई गलती हुई हमसे। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका मतलब क्या समाधान है। तो उन्होंने बोला कि जो भी धर्म कर्म के कार्य हैं, गौशाला है, कुआं है या फिर राहगीरों की जो भी सेवा है, आप इसको कीजिए और एक समय के बाद तुम्हें एक अच्छी संतान प्राप्त होगी। वर्तमान कंटेस्ट में यही ज्योतिष उपाय हमें देखने के मिलता है IVF टेक्नोलॉजी के तौर पर। वो भी साइंस है, ये भी साइंस है। 10-12 वर्ष से चाइल्ड बर्थ का इशू है और उसके बाद मेडिकल के द्वारा वहाँ पे चाइल्ड बर्थ हो रहा है। तो ज्योतिष के कंसेप्ट में जो पितृदोष वाला इवेंट है, देखिए पितृदोष का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति आज के टाइम में कोई, मतलब कि ये रेयर चीज है सुनने के लिए मिले कि कोई व्यक्ति दैविक भौतिक लेवल पर डोनेशन नहीं करता। चाहे कोई अपने स्वीपर को ही दान कर रहा है, कोई किसी गरीब को दे रहा है, कोई किसी गौशाला में दे रहा है, कोई कहीं भी, मतलब कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में लगभग 99% लोग इस क्रिया में जुड़े हुए हैं। और जो आप पितृदोष वाली बात कर रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ हमारे प्रारूप से भी जुड़ी हुई हैं, जैसा कि देश काल परिस्थिति हमारा सिंबल है ज्योतिष का। एक लड़की की उम्र 30 वर्ष है और जब उससे शादी की रिगार्डिंग कोई बात होती है तो उसका पहला जवाब होता है कि सर मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन घर वालों का प्रेशर है, दबाव है कि मेरी वजह से छोटे भाई बहनों की शादी नहीं हो रही। तो इसमें पितृदोष कार्य नहीं कर रहा, इसमें कार्य करती है हमारी मानसिकता। अगर आप अपने बच्चे को एक उम्र के समय पे, चाहे शादी का हो
चाहे एजुकेशन का हो चाहे प्रोफेशन का हो, अगर आप सही से गाइड करते हैं तो वो फिर चीज़ें हम लाइफ में फेस नहीं करते। वेदांत जी, अगर बात वास्तु की करते हैं तो क्या वास्तु हम सबकी हेल्थ से जुड़ी हुई बात को समझने के लिए है और उसकी रेमेडीज के लिए, या हेल्थ से बढ़कर के भी है? देखिए, जैसा कि वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है वास्तु, और ये कार्य करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाल कलर करने से या फिर लाल बल्ब जलाने से आपके पास धन का आगमन हो जाएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये मिसगाइड करने वाली चीज़ है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाल कलर करने से एक व्यक्ति के पास धन कब आएगा? जब व्यक्ति कुंभ लगन का व्यक्ति हो, सेकंड हाउस में मेन राशि और शुक्र ग्रह द्वितीय भाव में स्थापित हो और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम चरण हो। अब कंसेप्ट है, सबसे पहले हमने देखा लगन क्या है, उसके बाद देखा भाव क्या है, राशि क्या है, ग्रह कौन सा है और नक्षत्र कौन सा है। अब वो व्यक्ति अगर खाने से संबंधित, फूड से संबंधित, रेस्टोरेंट या कोई भी खाने से संबंधित कार्य है, उस कार्य में वो वर्किंग है, कर रहा है, तो उस समय जैसे शुक्र ग्रह की 20 वर्ष की महादशा है तो उसे अच्छा धन प्राप्त होता है। वहीं वो व्यक्ति LIC का कार्य कर रहा है या फिर रिसर्च से रिलेटिव वर्किंग है तो वो कुंडली का अष्टम भाव है, तो दोनों का 180 डिग्री का एंगल है। अब वो लाल कलर करने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो वास्तु से भी विश्वास खत्म होगा और ज्योतिष से भी।